हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस चैप्टर से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। मैं मोस्टली वही क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो अक्सर या तो एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि मुख्य स्रोत कौन से हैं किसी इतिहास को जानने के, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रोमन इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं जिन्हें मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इस कथन के आधार पर रोमन इतिहास की स्रोत सामग्री का वर्णन कीजिए। स्रोत पर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, तो स्रोत क्या चीज़ होती है? जब भी हम किसी टाइम पीरियड के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो उससे संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वहाँ से हम उस टाइम के इतिहास के बारे में जान पाते हैं कि उस टाइम का समाज कैसा था, एक अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। बच्चों, पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये नोट्स मिस्टर सुभाष शर्मा जी के हैं, जिनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के नोट्स तैयार किए और मैं उन्हीं नोट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। साथ ही आप कान में लीड लगाकर या फिर फ़ोन में यूट्यूब को खोल करके आप इसको सुनते सुनते भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आते जाते भी आप कुछ और काम करते वक्त भी इनको अगर सुन लेते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो ये जानकारी के स्रोत 3 भागों में बांटे गए हैं: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरा होता है भौतिक अवशेष। तो पाठ्य सामग्री वो होती है जिसको पढ़ कर के हम उस टाइम पीरियड की अर्थव्यवस्था या समाज के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि पाठ्य सामग्री में क्या आता है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत एनल्स कहा जाता था, क्योंकि यह वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन या कानून ये भी आते हैं। एक्चुअली कई महत्वपूर्ण घटनाओं को लिख दिया जाता था, तो वो भी इस पाठ्य सामग्री में आते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रलेख या दस्तावेज। तो कुछ ज़रूरी कामों के लिए जो दस्तावेज रखे जाते थे वो प्रलेख या दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण और अभिलेखों या पेपायरस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। हजारों की संख्या में संविदा पत्र मिलते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर, लेख मिलते हैं, संवाद पत्र मिलते हैं, सरकारी दस्तावेज मिलते हैं, और यह पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। पेपायरस एक पौधे का नाम था और उस पौधे के जो पत्ते थे उन पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे, तो इसलिए ये दस्तावेज हमें पेपायरस पत्र पर लिखे हुए मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है भौतिक अवशेष यानी पुरातात्विक अवशेष। इसमें हमें वस्तुएं मिलती हैं, जैसे इमारत मिलती है, स्मारक मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जैसे कि रोमन साम्राज्य का कोलोसियम मिलता है। और मिट्टी के बर्तनों में हम देखते हैं कि ड्रेसल 20 और एम्फोरा मिलते हैं। सिक्के मिलते हैं, सिक्कों में हमें सॉलिडस सिक्के मिलते हैं। पच्चीकारी का सामान मिलता है। तो ये सभी हमें भौतिक अवशेषों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है? अगला क्वेश्चन यही है कि पेपायरस क्या है और यह कहाँ पाया जाता था।
तो पैपायरस एक पौधा था, एक सरकंडे जैसा पौधा था, जिसके पत्तों पर उत्कीर्ण अभिलेख लिखे जाते थे और इसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। पैपायरस कहाँ पर मिलता था? ये नील नदी के किनारे उगा करता था और पैपायरस के पत्तों पर दस्तावेज़ तैयार किए जाते थे। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में। प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपेट क्या है, प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? तो प्रिंसिपेट जो है वो एक शब्द प्रिंसिप्स से बना था और प्रिंसिप्स का अर्थ होता है मुख्य नागरिक या प्रमुख नागरिक। तो पहला जो सम्राट था ऑगस्टस, जिसका असली नाम था ऑक्टेवियन, तो ऑक्टेवियन ने 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस के नाम से अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जो साम्राज्य उसने स्थापित किया उसे उसने प्रिंसिपेट कहा, क्योंकि प्रिंसिपेट प्रिंसिप्स शब्द से बना है और प्रिंसिप्स का अर्थ है प्रमुख नागरिक, यानी कि वह खुद को प्रमुख नागरिक ही मानता था। वहाँ का शासक यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह एक प्रमुख नागरिक है, ना कि वह एक निरंकुश शासक है। इसीलिए उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया और प्रिंसिपेट की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि एकल परिवार क्या होते हैं? देखिए, हमारे समाज में जॉइंट फैमिली को आदर्श परिवार माना जाता है, लेकिन रोमन समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार में वयस्क पुत्र अपने पिता परिवारों के साथ नहीं रहते और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते हैं। इसके अलावा एकल परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे और दास ही केवल शामिल होते थे और एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। तो रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोम के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में सॉलिडस नाम के सिक्के प्रचलित थे। रोम के सिक्कों को कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था, यानी सॉलिडस सिक्कों को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था और उन्होंने इनका नाम सॉलिडस रखा था। और ये सोने के सिक्के होते थे और यह 4.5 ग्राम के होते थे, सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य की प्रमुख व्यापारिक मदें क्या थी? मतलब मुख्य रूप से किन चीज़ों का व्यापार होता था, निर्यात या आयात होता था? तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य की प्रमुख व्यापारिक मदें थी गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल, यानी कि इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। और यह मदें मुख्य रूप से स्पेन और गैलिक प्रांत और उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थीं। एम्फोरा, एम्फोरा कहाँ प्रयोग होता था? शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए मटकों या कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था और जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। तो मुख्य रूप से इसका आंसर रहेगा गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप ये आंसर। आगे देखते हैं कि एम्फोरा क्या था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में कि एम्फोरा से आप क्या समझते हैं, एम्फोरा से क्या अभिप्राय है। तो एम्फोरा जो है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जिन कंटेनरों में रखा जाता था, जिन कंटेनरों के माध्यम से तरल पदार्थ को ले जाया जाता था, उन्हें एम्फोरा कहते थे। जैसे हम किसी तरल पदार्थ को रखने के लिए मटकों का प्रयोग करते हैं, बस ये उसी टाइप के कुछ बड़े से मटके थे और इनको एम्फोरा कहा जाता था। अगर आप एनसीईआरटी की अपनी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर चित्र दिया हुआ है एम्फोरा का। और एम्फोरा में क्या करते थे? तरल पदार्थ जैसे कि शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए एम्फोरा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ड्रेसल 20 क्या था? जैसे एम्फोरा थे ऐसे ही ड्रेसल 20 भी थे। इनमें भी तरल पदार्थ ढोए जाते थे। मुख्य रूप से स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम था, जो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। बहुत बड़ी मात्रा में ये उद्यम विकसित था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से जिन कंटेनरों में लाया और ले जाया जाता था, उन्हें डेसल 20 कहा जाता था। इसका नाम हेनरिक ड्रेसल नाम के एक पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरातात्विक वस्तुओं का सर्वेक्षण करते हैं, पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर इतिहास को जानने का और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था हेनरिक ड्रेसल, और उनके नाम पर इस कंटेनर का नाम रखा गया ड्रेसल 20, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। आगे है कि दास प्रजनन का क्या अर्थ है। तो दास प्रजनन पर क्वेश्चंस पिछले साल ही पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार फिर आए दास प्रजनन पर क्वेश्चन। ये पूछा है कि दास प्रजनन का क्या अर्थ है, और क्वेश्चन यह भी था जो पिछले साल एग्ज़ाम में आया था कि दास प्रजनन को बढ़ावा क्यों दिया गया था। तो पहले हम देखते हैं कि दास प्रजनन का क्या अर्थ था। तो दास प्रजनन गुलामों की संख्या को बढ़ाने के लिए, जो भी दास थे, क्योंकि रोम की जो अर्थव्यवस्था थी वो दास पर आधारित थी, तो दास प्रजनन गुलामों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इन दासों के बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे, ताकि दासों की कमी अर्थव्यवस्था में पूरी की जा सके, क्योंकि एक टाइम पर युद्ध कम हो गए थे और युद्धबंदी ही दास बना लिए जाते थे अक्सर। लेकिन युद्ध कम होने की वजह से और झगड़ों के कम होने की वजह से युद्धबंदी नहीं मिल रहे थे, तो दासों की कमी आ गई थी। इसलिए दासों के प्रजनन को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा किए गए 2 राजनीतिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। कि सम्राट डायोक्लिशियन ने कौन से 2 परिवर्तन राजनीतिक रूप से किए थे। तो उन्होंने एक तो प्रांतों का पुनर्गठन किया था। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उनके अनेक प्रदेशों का सामरिक यानी कि सैनिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह गया है। इसीलिए उन्होंने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना दिया था। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए और प्रांतों का पुनर्गठन किया। दूसरा काम किया था उन्होंने कार्यों का विभाजन। डायोक्लेशियन ने सैनिक कार्यों को असैनिक कार्यों से अलग कर दिया। सैनिक कार्य जैसे कि युद्ध वगैरह लड़ना, और अगर वही सैनिक खेती बाड़ी में लगे पड़े हैं तो ये असैनिक कार्य हो गया। तो इन्होंने इन दोनों को ही अलग कर दिया था। सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता। सम्राट डायोक्लेशियन ने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता, एक तरीके से मतलब फैसले लेने की शक्ति प्रदान कर दी थी, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन कि वर्ष वृत्तांत क्या होते हैं। तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि समकालीन व्यक्तियों द्वारा जो महत्वपूर्ण घटनाओं को लिख दिया जाता था पूरे वर्ष के लिए, तो उन्हें वर्ष वृत्तांत यानी एनल्स कहते थे, क्योंकि यह वर्ष वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, इसलिए इनको वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। इनमें पत्र, व्याख्यान और प्रवचन भी कई बार, वैसे तो इनको दस्तावेज कहा जाता है, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि ये भी कई बार शामिल होते थे। अगला क्वेश्चन, तो ये 11 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ये डायोक्लेशियन वाला क्वेश्चंस का एक अलग पार्ट है कि डायोक्लेशियन ने क्या चेंजेस किए थे। तो उसमें डायोक्लेशियन ने ये चेंजेस भी किए थे कि भोजन, संगठन और बस्तियों के अनेक रूप। रोमन साम्राज्य में तरह तरह के भोजन, अलग अलग सामाजिक संगठन, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप थे। रोमन साम्राज्य का एक बड़ा वर्ग यहूदी धर्म का था।
लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन नहीं था, मतलब अलग अलग तरीके से लोग उसको फॉलो करते थे। और परवर्ती पुराकाल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थीं, अतः चौथी या पाँचवीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ था। आगे थोड़े से लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट से बड़े क्वेश्चन है ये, कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण साम्राज्य था। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, और इतने बड़े साम्राज्य में जैसे हमारे देश में भी अलग अलग तरह के कल्चर हैं, कहीं पे राजस्थानी बोली जाती है, कहीं पे पंजाबी, और कहीं पे कोंकणी बोली जाती है। इसी तरीके से रोमन साम्राज्य में भी अलग अलग कल्चर थे, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो प्रश्न यह है कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण था। इस कथन को उचित तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। और इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समकालीन भारत की तरह रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों और स्तरों पर दिखाई देती है, विश्लेषण कीजिए। तो हम देखते हैं कि कैसे रोमन साम्राज्य में विविधता थी, यानी कि अलग अलग कल्चर थे। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों और स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धर्म अलग अलग थे, स्थानीय देवी देवता लोगों के अलग अलग थे, और भरपूर विविधता थी। बोलचाल की बहुत सारी भाषाएं थी, वेशभूषा भी अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग पहनते थे, जैसे कि हम देखते हैं, और भोजन भी अलग अलग होता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। यह यूरोप वाले क्षेत्र में भी था, यह एशिया के भी कुछ हिस्से में था, और यह अफ्रीका के भी कुछ हिस्से में फैला हुआ था, यानी कि जो भूमध्य सागर के आसपास का एरिया है वहाँ पर रोमन साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, इतने बड़े साम्राज्य में विविधता होना एक सामान्य बात है। तो क्या क्या विविधताएं थी, हम देखते हैं कि धर्म को लेकर बहुत सारी विविधताएं थी। रोमन साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्म थे, और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। भाषाएं बहुत सारी बोली जाती थी, अलग अलग हिस्सों में कहीं पर अरामाइक बोली जा रही है, निकट पूर्वी हिस्सों में, निकटवर्ती पूर्वी हिस्सों में अरामाइक बोली जा रही है। मिस्र में कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी, उत्तरी अफ्रीका में म्यूनिक भाषा बोली जाती थी, बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। धार्मिक संस्कृति अलग अलग थी, जैसे यहाँ पर बहुदेववादी प्रथा थी। इन्होंने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय भी बनाए हुए थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, यानी कि अपने आप को अलग अलग धर्म के नाम से पुकारते थे। वेशभूषाएं भी अलग अलग थीं, अलग अलग जाति की अलग अलग धर्म के लोग थे, तो इनकी वेशभूषाएं भी अलग अलग हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल को क्यों याद किया जाता है। तो देखिए, एक तो सम्राट ऑगस्टन, जिसका असली नाम ऑक्टेवियन था, ये रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। आप जनवरी फरवरी जो पढ़ते हैं, और उसमें एक अगस्त का महीना आता है, और ये अगस्त का महीना सम्राट ऑगस्टस के नाम पर ही है, और इनके जो पिता थे जूलियस सीजर, उनके नाम पर जुलाई का महीना आता है। तो सम्राट ऑगस्टस का काल एक महत्वपूर्ण काल था। तो हम देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण काल था, कि सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में एक राज्य स्थापित हुआ था। एक्चुअली उन्होंने गणतंत्र को पलटकर वहाँ पर एक सम्राट की सत्ता स्थापित कर दी थी, सत्ता ही पलट दी थी उन्होंने। तो 27 ईस्वी पूर्व में यह कार्य किया था उन्होंने, और उन्होंने अपने राज्य को प्रिंसिपेट कहा था। तो क्यों इनके काल को याद किया जाता है, एक तो ये समानता के कारण। ऑगस्टस मानते थे कि लोग साम्राज्य में रहते हैं, वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, तो वो एक सम्राट की ही प्रजा है। दूसरे, सम्राट का काल यानी ऑगस्टस का काल शांतिपूर्ण काल था, यानी कि युद्ध बहुत कम हुए थे।
तो सम्राट के शासनकाल में दूसरे देशों के साथ युद्ध बहुत कम हुए, यानी कि यह शांति का काल था। सेनेटों को भी सम्मान दिया गया था। हालांकि वास्तविक सत्ता तो सम्राट के पास थी, लेकिन सेनेटों को भी सम्मान दिया गया था। ऑगस्टस एक छत्र शासक था और सत्ता का वास्तविक सूत्र था। तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था और निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। आंतरिक संघर्ष के लिए भी ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। तो मैंने बता ही दिया कि ऑगस्टस का जो शासनकाल है वो शांति के लिए याद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोम साम्राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो महिलाओं की स्थिति पे प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, एक तो महिलाओं की स्थिति कुछ मामलों में काफ़ी अच्छी थी और कुछ मामलों में थोड़ी ख़राब भी थी। तो हम पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आप इस क्वेश्चंस के आंसर में लिख सकते हैं। कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उन्हें संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार था। लेकिन कुछ उदाहरण हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी ख़राब भी थी। तो पहले हम ये देखते हैं कि अच्छी कैसे थी। कि पिता की मुख्य उत्तराधिकारी होती थी। दहेज का जो वैवाहिक सामान होता था वो हालांकि उनके पति के पास चला जाता था, लेकिन पिता की जो संपत्ति थी वो उसमें मुख्य उत्तराधिकारी होती थी और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की वो स्वतंत्र मालिक होती थी। इनके पास कानूनी अधिकार भी थे। महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से कानूनी अधिकार दिए गए थे। संपत्ति का ये स्वामित्व रखती थी और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार थे इनके पास। इनके पास वैवाहिक स्वतंत्रता भी थी। कानून के अनुसार पति पत्नी को स्वतंत्र रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्ती माना गया था और पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता थी। मतलब कभी भी ये आपस में तलाक ले सकते थे जब भी ये चाहें। पूर्ण वैधानिक अधिकार थे। पत्नी को पूरी स्वतंत्रता होती थी। तलाक कभी भी ये ले सकती थी, कभी भी दे सकती थी और विवाह को भंग करने का इनके पास पूरा अधिकार होता था। संपत्ति हस्तांतरित करने का भी इनके पास अधिकार था कि पत्नी अपने पति को संपत्ति देना चाहे या ना देना चाहे, किंतु अपने पैतृक परिवार से वह पूरे अधिकार के साथ उसको ले सकती थी। लेकिन हम रोमन साम्राज्य में एक ऐसा उदाहरण भी देखते हैं जहां महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे कि सेंट ऑगस्टीन का उदाहरण देखते हैं। सेंट ऑगस्टीन क्या लिखते हैं कि सेंट ऑगस्टीन एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि वे जिस शहर में रहते थे तो उनकी माता को उनके पिता के द्वारा रोज़ाना ही पीटा जाता था और दूसरी महिलाएं भी अपने शरीर पर पिटाई के इन निशानों को अक्सर आपस में एक दूसरे को दिखाया करती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज भी हम यहाँ देख रहे हैं और पुरुष को ये अधिकार भी है कि वो अपनी वाइफ को पीटता है। हालांकि कानूनी रूप से एक अच्छी स्थिति थी, लेकिन सामाजिक रूप से हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कहीं कहीं पर दयनीय भी थी और पुरुषों के पास इतना भी अधिकार था कि वह अपनी संतान को मृत्यु भी दे सकते थे। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मुख्य उपलब्धियां क्या थी। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब शासक बनते हैं तो उनकी क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। मौद्रिक क्षेत्र में वो परिवर्तन करते हैं, जैसे कि वो सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाते हैं जो 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का था। ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहता है। ये सॉलिडस सिक्का बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। ये राजधानी का निर्माण करते हैं। सम्राट कुस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बनाते हैं और ये एक ऐसी राजधानी थी जो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। आर्थिक विकास में भी इनके टाइम पे तेज़ी आती है क्योंकि नई राजधानी के लिए सेनेट की ज़रूरत थी, इसीलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का
तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी तेजी आई थी। व्यापार में भी विकास होता है कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पर। ग्रामीण उद्योग धंधों में और व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई थी। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें और तरह तरह की पानी की मिलें, नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण थी। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया जाता था, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान था। इंग्लिश में हम देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। क्या था तीसरी? हम देखते हैं कि रोमन जो साम्राज्य है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट में बांटते हैं। पूर्ववर्ती काल, परवर्ती काल और इन दोनों के बीच आता है तीसरी शताब्दी का संकट। जनरली पहले वाला जो काल है वो एक शांतिपूर्ण काल है, लेकिन बाद वाला काल है वो थोड़ा मुश्किलों से भरा है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। लेकिन बीच में जो तीसरी शताब्दी का संकट आता है वो इस बदलाव के लिए जिम्मेदार है। तो हम देखते हैं कि रोम साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न है। यदि रोम में पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की थी, तो तीसरी शताब्दी तनाव की थी। तो इस कथन का स्पष्ट करना है हमें। 230 के दशक से रोमन साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जैसे कि आक्रमण होने लगे थे, आक्रामक वंश का उभरना। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया था और इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर ही यह तेजी से फैल गया था। तो ये वंश रोमन साम्राज्य के लिए संकट का एक कारण बनता है। शाहपुर प्रथम का दावा 3 भाषाओं के खुदे हुए एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया है। सीमाओं पर आक्रमण। कई जर्मन मूल की जनजातियां ऐसी थीं, राज्य समुदायों, जिनमें कौन कौन सी जनजातियां थीं? एलमनाइट, फ्रैंक और गोथ। बच्चों, ये जो फ्रैंक जनजाति है ना, यही जब एक दूसरे क्षेत्र में जाके बस गई थी तो उसने फ्रांस को बसाया था। तो कई जर्मन मूल की जो जनजातियां थीं, इन्होंने राइन, डैन्यूब नदी की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया था। 233 से लेकर 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। विदेशी बर्बर और सम्राटों का सत्तासीन होना। रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे थे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट हुए, यानी कि केवल 47 वर्षों में ही लगभग 25 सम्राटों ने शासन किया था। अतः इस अवधि में साम्राज्यों को बेहद तनाव से गुजरना पड़ा, क्योंकि उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं थे कि वो साम्राज्य को अच्छे से संभाल पाते। इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स तीसरी शताब्दी में क्रिएट होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे? तो बच्चों, हम देखते हैं कि सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये 3 रोमन साम्राज्य के इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, क्योंकि कभी सम्राट प्रभावी हो जाता था, कभी अभिजात वर्ग और कभी सेना। देखते हैं हम कि सम्राट कब प्रभाव में होता था कि अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि वे सेना को कितना कंट्रोल रख पाते हैं, कितना उस पर नियंत्रण रख पाते हैं। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो गृह युद्ध हो जाता था। गृह युद्ध क्या होता है?
कि जब एक ही साम्राज्य की सीमा के अंदर 2 या 3 या 4 गुट आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, सशस्त्र या फिर किसी और तरीके से भी, तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो गृह युद्ध करती थी। तो सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। हालांकि सम्राट शक्तिशाली था, लेकिन कई बार जब सेना शक्तिशाली हो जाती थी वो सम्राट पर हावी हो जाती थी। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो या गोद लिया हुआ बेटा हो, लेकिन वंश क्रम के आधार पर ही सम्राट बनते थे। तो सम्राट एक प्रभावी व्यक्ति था राजनीतिक इतिहास में। अभिजात वर्ग भी कई बार प्रभावशाली थे। कई बार जो सेनेट में शामिल होते थे, अभिजात वर्ग यानी कि रोम के धनी परिवारों के लोग, वो कई बार सेनेट में शामिल होते थे। सेनेट क्या है? सेनेट जैसे कि हमारा आज का पार्लियामेंट, इसी तरह की सेनेट एक संस्था थी जो प्रशासन को देखती थी जब गणतंत्र था। लेकिन जब ऑगस्टस ने साम्राज्य को संभाला तो उसने गणतंत्र की बजाय वहाँ राजतंत्र स्थापित कर दिया और सेनेट की शक्तियाँ कम हो गई थी। लेकिन कई बार सेनेट भी शक्तिशाली हो जाती थी और सेनेट में शामिल होता था अभिजात वर्ग। तो हम देखते हैं कि आगे चलकर इतालवी मूल के ज़मींदारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो अभिजात वर्ग यानी अभिजात वर्ग सेनेट में शामिल होते थे और वो कई बार प्रशासन में टांग अड़ाते थे। तीसरा है सेना। साम्राज्य शासन की एक प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो ज़बरदस्ती भर्ती की जाती थी। रोम की एक सेना व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और कम से कम 25 वर्ष तक इनको सेना सेवा करनी होती थी। लेकिन ये सेना बहुत शक्तिशाली थी। एक स्थान पर 60,000 6 लाख सैनिक भी शामिल थे इस सेना में। तो इतनी बड़ी सेना कई बार सम्राट पर और कई बार सेनेट पर भी हावी हो जाती थी और कई बार सेना और सेनेट के आपस में झगड़े होते रहते थे। तो हम देखते हैं कि ये 3 चीज़ें, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये तीनों ही, तो हम इसको SSS भी कर सकते हैं, सम्राट, सेनेट और सेना, एम्परर, एरिस्टोक्रेसी और आर्मी, ये तीनों ही राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोमन सम्राट ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया था? तो एक टाइम पे ऐसा आया था जब, हालांकि चांदी के सिक्के ही ज़्यादा प्रचलन में थे, लेकिन एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि स्पेन के खानों से जो चांदी मिल रही थी ना, वो चांदी मिलनी बंद हो जाती है। तो इसलिए चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली को समाप्त करना पड़ता है। तो इसलिए चांदी के सिक्कों को ढालना कम कर दिया जाता है। दिनारियस जो था वो रोम का एक चांदी का सिक्का था जो 4.5 ग्राम का था। लेकिन जब चांदी मिलनी बंद हो गई तो ये सिक्के बनने बंद हो गए। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया सिक्का चलाया था, सॉलिडस सिक्का, और वो उसने इसीलिए चलाया था क्योंकि चांदी मिलनी कम हो गई थी, इसलिए सॉलिडस नाम के सिक्के को चलाया था जो 4.5 ग्राम के शुद्ध सोने का सिक्का था। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोम साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की स्थिति कैसी थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है क्योंकि दासों और श्रमिकों की दशा अच्छी नहीं थी इस साम्राज्य में। कई बार कई लेखकों ने इन पर नियंत्रण करने के कुछ नियम भी बताए हैं। इनको जंजीरों से भी जकड़ा जाता था, इन पर सील भी लगाई जाती थी, इन्हें एक नेट, एक अजीब तरह का मास्क टाइप का भी कुछ पहनना होता था और जब इन्हें फैक्ट्री से बाहर जाना हो तो इन्हें अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे और इन पर एक सुपरवाइज़र या एक निरीक्षक हमेशा तैनात किया जाता था ताकि इन पर नियंत्रण रखा जा सके। तो हम देखते हैं कि क्या क्या किया जाता था दासों के साथ। और जो रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो दासों पर ही आधारित थी। जैसे जैसे रोम साम्राज्य का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे समाज से दासों की गिनती बढ़ती गई
और युद्धबंदी जो बना लिए जाते थे उनको दास ही बनाया जाता था। ऑगस्टस के काल में 75 लाख की आबादी थी, लेकिन उसमें से 30 लाख अकेले दास ही थे। तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में दास थे, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही दासों पर आधारित थी। दास ही वो श्रम कर रहे थे जिससे ये अर्थव्यवस्था चल रही थी। यहाँ दासों से लगभग हर तरह का काम लिया जाता था, लेकिन उनके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार था, पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। व्यवहार अच्छा नहीं था इनके साथ। दासों के प्रति जो नज़रिया था, उन्हें सिर्फ पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। दासों के प्रति सहानुभूति नहीं थी, वे हिसाब किताब पर आधारित थे। उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे और व्यापक रूप से इनको नियुक्त किया जाता था। कई बार इनको व्यापार प्रबंधक के रूप में भी व्यक्त किया गया है, और कुछ गुलाम मुक्त हो गए हैं, उनको व्यापार चलाने के लिए यह कार्य दिया गया। हम देखते हैं ये। इसके अलावा इन पर नियंत्रण करने के लिए इनको 10-10 श्रमिकों के समूह में बांटा गया था। श्रमिकों की अगर हम बात करें, कई बार जो वेतन आधारित श्रमिक थे उन पर भी इस तरह का नियंत्रण किया जाता था कि 10-10 श्रमिकों के समूह में बांटा जाता था और उन पर निरीक्षक के लिए एक व्यक्ति रखा जाता था, ये देखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति काम चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई थोड़ा सा रेस्ट तो नहीं ले रहा है। और इनको दलों में विभाजित करके इनसे काम करवाया जाता था। दासों के साथ बहुत ही कठोर और क्रूर व्यवहार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और लेखक भी थे, और इन्होंने क्या लिखा है दासों के लिए? उन्होंने दासों की निंदा की है, कहकर कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। यह तरीका बहुत कठोर और क्रूर होता था। तो इन्होंने इस चीज़ की निंदा की है, दासों के प्रति इस व्यवहार की निंदा की है। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूर थे, वहीं कुछ साधारण लोग दासों के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। यानी कि दासों के प्रति क्रूरता तो थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे समाज में जो दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे। जैसे कि एक उदाहरण भी है कि नीरो के शासनकाल में, यानी कि नीरो जब सम्राट था, तो नीरो के शासनकाल में एक दास द्वारा मालिक की हत्या कर दी गई, और हत्या करने पर ये फरमान जारी कर दिया गया, ये आदेश दे दिया गया कि एक छत्र के रहने वाले, एक छत के नीचे जितने भी दास पाए जाएं, उन सबको फांसी दे दी जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, और फिर सम्राट को सेना लगानी पड़ी सड़कों पे उतरे हुए उन लोगों को रोकने के लिए। जब दासों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब लोग सड़कों पे उतर आए और उन लोगों से वो लोग विरोध में इतने आगे ना हो जाएं, तो उन लोगों के विरोध को रोकथाम करने के लिए सेना लगा दी गई थी सम्राट के द्वारा। रोम के लेखक ने ज़मींदारों को ऐसी जगहों पर उन गुलामों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो। तो मतलब ये सहानुभूति वाला एक एग्जाम्पल है, जहाँ स्वास्थ्य, मलेरिया, ऐसी बीमारियाँ अस्वास्थ्यकर ना हो, ऐसे स्थानों पर दासों को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति को दिखाते हैं। दास श्रम का प्रयोग करने के लिए दास प्रजनन को बढ़ावा भी दिया गया था। तो ये भी एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार था कि ज़बरदस्ती दासों को बढ़ावा दिया गया था। तो हम देखते हैं कि बहुत बुरी भी थी दासों की स्थिति, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दासों के साथ सहानुभूति रखते थे। ये आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती रोमन साम्राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि हम रोमन साम्राज्य की पूरे शासनकाल को, पूरे काल को हम दो भागों में बांट रहे हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती, और इन दोनों के बीच में आता है तीसरी शताब्दी का संकट। तो पूर्ववर्ती काल जनरली एक शांतिपूर्ण और एक मजबूत काल था अर्थव्यवस्था और हर दृष्टि से, लेकिन परवर्ती काल ऐसा नहीं था। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का, और परवर्ती का मतलब होता है बाद का।
तो रोमन साम्राज्य के ये चरण थे। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है और उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में बांटा गया है। तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती और उसके बाद की अवधि को परवर्ती कहा गया है। विविधतापूर्ण साम्राज्य था ये, सांस्कृतिक दृष्टि से विविध था। ससानी वंश ने तीसरी शताब्दी में आक्रमण किए थे इन पर, लेकिन इससे पूर्व का पूर्ववर्ती काल एक सांस्कृतिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत और प्रशासनिक रूप से मजबूत काल था। लेकिन परवर्ती काल बहुदेववादी था। पूजा के लिए देवी देवता, मंदिर, मठ, देवालय बनाए गए थे और यहूदी धर्म को अपनाया गया था। परवर्ती काल में हम ये देखते, ईसाई धर्म को राज्य धर्म भी घोषित कर दिया था कॉन्स्टेंटाइन ने। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोम साम्राज्य के विभिन्न भागों में साक्षरता की दर अलग अलग थी। उदाहरण देखें तो कहीं पे काम चलाऊ साक्षरता थी तो कहीं पे अच्छी साक्षरता थी। कि यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में फैली थी। उदाहरण के लिए पोम्पई नगर था, जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के फटने से दफन हो गया था। पोम्पई नगर की बात हो रही है। वहाँ पे ज्वालामुखी आया और पोम्पई नगर पूरी तरह से दफन हो गया। लेकिन वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इस बात का प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता थी, क्योंकि हमें दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। वहाँ पर क्या लिखा मिलता है कि दीवारों पर कुछ विज्ञापन मिलते हैं और पूरे शहर में जगह जगह दीवारों पर बहुत ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। विज्ञापन का अभिलेखण मिलता है और एक व्यंग्य भी लिखा गया है उस दीवार पर कि हे दीवार तुम कितना कुछ सह लेती हो। ये जो इतना कुछ लिखा गया है आपके ऊपर, इस तरह का एक व्यंग्य भी है। आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हैं इसको। दस्तावेज हमें स्रोत के रूप में मिलते हैं। स्रोत हमें यही तो बताते हैं ना कि कैसा समाज था, कि रोमन साम्राज्य में साक्षरता थी या नहीं। तो हमें इस इतिहास को जानकारी के स्रोतों से पता चलता है। स्रोत के रूप में हमें दस्तावेज मिलते हैं। मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस पत्र मिलते हैं हमें, जहाँ पर दस्तावेज थे, संविदा पत्र थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट थे। और ये व्यावसायिक लोगों के द्वारा लिखे गए थे, लिपिकों द्वारा लिखे गए थे। व्यावसायिक लिपिकों द्वारा, यानी कि जो टाइपराइटर्स वगैरह या फिर तब तो हाथों से लिखते थे। रोम में साक्षरता का स्तर विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न था, परंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिक, फौजी, अफसर और प्रबंधक, मैनेजर वगैरह। इंग्लिश में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति आज से कैसे अलग थी। तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी। जैसे आज महिलाओं को कानूनी अधिकार हैं, तब भी थे कानूनी अधिकार। संपत्ति का स्वामित्व है आज भी हमारे समाज में महिलाओं को, तब भी था। पत्नी अपने पति को संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी और अपने पिता की संपत्ति पर भी उसका अधिकार होता था। और आज भी वर्तमान स्थिति में कुछ कुछ ऐसा ही है। चाहो तो दो, चाहो तो ना दो। तलाक देना अपेक्षाकृत बहुत आसान था और आज भी ये इतना मुश्किल नहीं है। पति पत्नी केवल विवाह भंग करने के इरादे की केवल सूचना भर ही देते थे। आज भी महिला चाहे तो आसानी से पति को तलाक मांग सकती है और स्वतंत्र हो सकती है। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा आयोजित होते थे और अक्सर महिलाओं पर उनके पति हावी होते थे। तो हम कहीं कहीं समाज में देखते हैं कुछ उच्च वर्ग में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन निम्न वर्ग में आज भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर घरेलू हिंसाओं का शिकार होती हैं महिलाएं, लेकिन वो अब बहुत कम होता है, उतना नहीं होता। तो उस टाइम पे भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। ये इंग्लिश में कुछ आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अर्थव्यवस्था यानी कि
कैसे वो कमा खा रहे थे, जीवन कैसे उनका चल रहा था, जीविका आजीविका क्या थी। तो इनकी अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। खानें थी, खदानें थी, बंदरगाह थे इनके पास, ईंट के भट्टे थे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ थी काफ़ी संख्या में। तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी, आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत था। कंटेनरों का प्रयोग, यानी कि हमें कंटेनर इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में मिलते हैं। हमें पुरातात्विक साक्ष्यों में कंटेनर मिलते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि जो तरल पदार्थ थे उनकी ढुलाई कंटेनरों से की जाती थी और उनको एम्फोरा कहा जाता था। निर्यात भी देखते हैं हम, वहाँ पर निर्यात शुद्ध चांदी के सिक्कों से किया जाता था। सॉलिडस नाम के सोने के सिक्के भी चलाए जाते थे। जल शक्ति का भी प्रयोग हो रहा है रोमन साम्राज्य में। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति में मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई है और स्पेन की इसकी सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकाला जाता था। तो खनिज तो था ही इनके साम्राज्य में। बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर चांदी और सोने की खानों से खनिज निकाले जाते थे। व्यापार होता था इनके यहाँ, संगठित व्यापार होता था। संगठित व्यापार मतलब आपस में मिलजुल कर जैसे करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। बैंकिंग व्यवस्था थी इनके यहाँ। धन का व्यापक प्रयोग था। हम देखते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो दासों पर या फिर दास श्रम पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन क्यों शुरू हुआ। तो दास प्रजनन, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन क्यों शुरू किया। जब मैंने पेपर चेक किए तो कई बच्चों ने ये आंसर लिखा था कि जब खुद के बस का बच्चे पैदा करना नहीं रहा तो दासों से बच्चे पैदा करवाए गए। बल्कि ये आंसर नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर था। कुछ बच्चों ने ये बिल्कुल गलत, आप ऐसा गलत आंसर ना दें, इसके लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि दास प्रजनन को क्यों शुरू किया गया या दास प्रजनन को क्यों प्रोत्साहित किया गया। तो इसका कारण ये था कि शांति का काल आया था और लड़ाई झगड़े कम हो गए। जनरली दास वही होते थे जो युद्धबंदी होते थे। तो जब युद्धबंदी मिलने बंद हो गए तो दासों की कमी आ गई, जबकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही दासों पर टिकी थी रोमन साम्राज्य की। तो रोमन साम्राज्य की इस अर्थव्यवस्था ये डगमगा न जाए जो कि दासों पर टिकी हुई है, इसके लिए दासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब दास आए कहाँ से, तो दास प्रजनन, क्योंकि दासों के बच्चे दास ही बनेंगे, तो इसलिए दास प्रजनन को प्रोत्साहित किया गया था। दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए, दासों की आपूर्ति में कमी आई। दास श्रम का प्रयोग करने वाले लोगों को दास प्रजनन और वेतनभोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो थे पर उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। रोम में सरकारी निर्माण कार्य स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। उनके लिए खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिनसे गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे थे। तो कुल मिलाकर दासों को रखना सस्ता था, दास को रखने से इनको अधिक लाभ था, इसलिए दास प्रजनन को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रोमोत्तर राज्य किन्हें कहा गया और क्यों। तो पश्चिम में रोम साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह जैसे गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि, इन्होंने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य, पोस्ट रोमन राज्य कहा गया। महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से थे? स्पेन में विसिगोथ का राज्य, गॉल में फ्रैंको का राज्य, ये गॉल फ्रैंको का राज्य यही वो क्षेत्र है जो आज का फ्रांस है। गॉल में फ्रैंको का राज्य। इटली में लोम्बार्डो का राज्य, ये रोमोत्तर राज्य थे।
यूनान और रोमवासियों में पारंपरिक झगड़े सांस्कृतिक बहुदेववादी थे। सिद्ध कीजिए। तो यूनान और रोमवासी, अगर आप मैप में देखेंगे तो यूनान को देख पाएंगे और रोम, जो इटली वाला क्षेत्र था वो रोम हो गया, और यूनान जो उसके आगे का हिस्सा एक नज़र आता है आपको। ये लोग अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स ऐसे इनके रोमन इतालवी देवता थे। यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे। यूनानी पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य में हजारों मंदिर और मठ और देवालय बनाए हुए थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन नहीं था, मतलब इसमें भी विविधताएं थी, अलग अलग थे। यहूदी धर्म में भी अलग अलग लोग थे, अर्थात परवर्ती पुराकाल की यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थीं। अतः चौथी और 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों और धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। आगे हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं क्या थी। एकल परिवार। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता क्या थी कि यहाँ पर एकल परिवार का स्वरूप था। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते थे, आदर्श माना जाता था। परिवार में दास भी शामिल होते थे। हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में दास शामिल नहीं होते, लेकिन इनके परिवारों में दास शामिल होते थे। महिलाओं को स्वामित्व और संचालन का, महिलाओं के पास कुछ कानूनी अधिकार थे, संपत्ति का भी अधिकार था, हम पीछे पढ़ चुके हैं। महिलाओं के पास कानूनी स्वतंत्रता वाले अधिकार थे। इनके लिए तलाक देना बहुत आसान था, केवल सूचना देनी होती थी और ये तलाक ले सकते थे। आज भी इनके यहाँ बहुत आसान है तलाक लेना देना, हमारे समाज में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके समाज में आसान है, रोमन साम्राज्य में और जो रोमन साम्राज्य का क्षेत्र है। विवाह परिवार द्वारा किए जाते थे, फैमिली ही विवाह करती थी। काम चलाऊ साक्षरता भी मौजूद थी, जैसे पोम्पेई नगर का उदाहरण है, वहाँ दीवारों पर हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। विज्ञापन तो इसीलिए लिखे गए होंगे ना, ताकि लोग वहाँ पे पढ़ना लिखना जानते हैं। सांस्कृतिक विविधता थी, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनी जा रही है, अलग अलग तरह का भोजन प्रचलित है। रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है? तो एक तो साम्राज्य की स्थापना, सबसे पहले दुनिया में अगर कोई साम्राज्य स्थापित किया गया तो वो रोमन साम्राज्य ही था। वो भी इतना बड़ा साम्राज्य जो भूमध्य सागर के चारों तरफ फैला हुआ था, यानी कि ये अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी था, उत्तरी अफ्रीका में, ये एशिया वाले क्षेत्र में भी था, पश्चिमी एशिया साइड में, पूर्वी एशिया साइड में, पश्चिमी एशिया का अगर आप तरफ देखें तो हमें रोमन साम्राज्य के हिस्से देखने को मिलते हैं, पश्चिम एशिया। और जो यूरोप वाला क्षेत्र है वो तो था ही रोमन साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था। सबसे पहली बार अगर हमें साम्राज्य देखने को मिलता है तो वो रोमन साम्राज्य ही देखने को मिलता है। ये अधिकांश यूरोप में था, अफ्रीका में था और पश्चिमी एशिया में था। और उर्वर अर्धचंद्राकार में चांद का जो आधा हिस्सा होता है ना, लगभग ये इस तरह की आकृति में। राज्य प्रबंध की शिक्षा भी यहाँ पर थी। काम चलाऊ साक्षरता थी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में। सैनिक संगठन हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ी मात्रा में। मजबूत सेना संगठन हमें रोमन साम्राज्य में ही देखने को मिलता है। फारस वाले क्षेत्र में ज़बरदस्ती सैनिक भी भर्ती किए जाते थे। व्यावसायिक सेना भी थी रोम के पास। कानून हमें सबसे पहले रोमन साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। रोमन कानूनों का होना विश्व को बहुत बड़ी देन है। ईसाई धर्म का प्रचार जो हुआ वो सबसे पहले रोमन साम्राज्य में हुआ। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था और पहले वो खुद ही ईसाई बने। धार्मिक सहनशीलता भी हमें, बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी संस्कृतियाँ
हमें रोमन साम्राज्य में देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि धार्मिक सहनशीलता सबसे पहले हमें रोमन साम्राज्य में देखने को मिलती है। सड़कें और पुल भी सबसे पहले हमें रोमन साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। भवन निर्माण कला, एक उत्कृष्ट भवन निर्माण कला थी, जैसे कि कोलोसियम एक उदाहरण है इनका, वो हमें देखने को मिलता है। साहित्य और दर्शन हमें रोमन साम्राज्य से देखने को मिलता है। और यूनानी और लातिनी दो भाषाएं, जिसमें ज़्यादातर साहित्य, बहुत बड़े साहित्य हमें जो मिले हैं वो रोमन साम्राज्य से ही मिले हैं। आज भी आप प्लूटो को पढ़ते हैं, अरस्तू को पढ़ते हैं, ये सब रोमन साम्राज्य की ही देन है। अगला क्वेश्चन है, रोम सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। तो सेना का एक काफ़ी अच्छा प्रभाव था। सेना एक महत्वपूर्ण संस्था थी। सम्राट और सेनेट के बाद सेना ही महत्वपूर्ण थी। और फारस में तो ज़बरदस्ती सैनिक भर्ती किए जाते थे। यहाँ व्यावसायिक सेना होती थी, वेतन भी मिलता था इन्हें। सेवा करने की अवधि निश्चित थी, 25 वर्ष तक इन्हें सेवा करनी ही पड़ती थी। सबसे बड़ा यह एकल निकाय था। सेना बहुत बड़ा एक सेना संगठन था। लगभग 6 लाख सैनिक चौथी शताब्दी में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और इतनी बड़ी सेना से कई बार सम्राट भी डरता था, सम्राटों का भाग्य भी निर्धारित होता था। सेनेट में सेना का काफ़ी डर था। इनके झगड़े से सेनेट के साथ होते थे। सेना और सेनेट के आपस में अक्सर झगड़े होते थे। मतभेद होने पर गृह युद्ध भी हो जाते थे। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो गृह युद्ध होते थे। आंदोलन और विद्रोह सैनिक करते थे अक्सर। इनको बेहतर वेतन और बेहतर सेवा शर्तों के लिए ये कई बार आंदोलन और विद्रोह कर देते थे। और आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। और भाग्य निर्धारित करने की शक्ति सेना के पास थी। किसका? पूरे साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का, सम्राट का भी और पूरे रोमन साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे? व्याख्या कीजिए। रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण क्या क्या थे? उच्च वर्ग की कर वसूली, उच्च वर्ग को कर वसूली में सहायता देते थे अर्थव्यवस्था। प्रशासन कार्य में सक्रिय सहायता मिलती थी इनको। संभ्रांत वर्ग यहाँ पर था। अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया था। यहाँ का समाज एकल परिवार पर आधारित था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, कानूनी अधिकार थे, स्वामित्व अधिकार थे। यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता भी थी। कई तरह की वेशभूषा, धर्म देखने को मिलते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। इनके पास बंदरगाह थे, खाने, खदानें, ईंट भट्टे, जैतून के तेल का निर्यात, ये सब था। कंटेनर मिलते हैं हमें साक्ष्यों में। तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों से की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। और क्या देखने को मिलता है? निर्यात देखने को मिलता है। चांदी और सोने के सिक्कों का प्रयोग देखने को मिलता है। सॉलिडस नाम के सिक्के मिलते हैं। जल शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है। सोना और चांदी खदानों से निकाला जा रहा है, स्पेन की खदानों से। औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकल रहा है। संगठित व्यापार यहाँ पे किया जा रहा है। बैंकिंग व्यवस्था यहाँ मौजूद है और धन का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। यूनानी और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति कैसी थी? देखिए, यहाँ पे बहुदेववादी प्रथा थी। कई तरह के देवताओं की पूजा होती थी। मिनर्वा नाम के भी एक देवता थे और अनेक देवी देवता थे यहाँ पर। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। इटली के देवी देवता अलग, यूनान के अलग और पूर्वी क्षेत्रों के अलग। मंदिर और मठ और देवालय देखने को मिलते हैं, खासकर पूर्वी क्षेत्रों में साम्राज्य के। अनेक पंथ और उपासना पद्धति में ये लोग विश्वास रखते थे। पंथ यानी अलग अलग धर्म थे, कई तरह के धर्म थे।
स्वयं को एक नाम से नहीं पुकारते थे। जब ये बहुदेववादी संस्कृति थी तो सब एक अलग ही मानते थे। यहूदी धर्म यहाँ पर एक बड़ा धर्म था, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहूदी थे, लेकिन यहूदी धर्म में भी कई विविधताएं थी, मतलब यहूदी धर्म में ही कई पार्ट थे। परवर्ती पुरा काल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थीं। बाद में ईसाईकरण हो गया, यानी कि ईसाई धर्म को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने राजधर्म बना दिया था, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। कठोर सीमाएं नहीं थीं, मतलब कोई किसी भी धर्म को मान रहा है तो धर्म को मानने की आज़ादी थी, तो ये हमें रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता है। शक्तिशाली बिशप होते थे, धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज पालन करने का भी पाठ पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन और श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता था। रोम साम्राज्य में श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया है। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की कि ज़मींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरण और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता, इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित करने की सलाह दी गई। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें कौन से काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक थे और इन्होंने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि उत्पादन आयोजित करने का सबसे यह खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। 398 के एक कानून में कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था, मतलब उनके शरीर पर किसी तरह का दाग बना दिया जाता था, जैसे उनको जलाना, उनको कोई चोट देना, ताकि वे भागते और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करार करते थे ताकि वे यह दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखा करते थे। रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे। देखिए, हम रोमन साम्राज्य के कुछ हिस्सों में इस्लामी वास्तुकला भी देखते हैं। धार्मिक इमारतें, दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें इस्लाम की। स्पेन में मध्य एशिया तक मस्जिदें देखने को मिलती हैं। इबादत गाह, मकबरे, कानून नमूना, मेहराब, गुंबद, ये सब देखने को मिलता है। जबकि रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक स्नान गृह देखने को मिलते हैं। ये शहरी जीवन की विशेषता मिलती है। रोमन साम्राज्य में इंजीनियरों द्वारा 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने की भी व्यवस्था की गई थी। जल सेतुओं का निर्माण किया गया था, स्तंभों का निर्माण किया गया था। रोमन वास्तुकला में हमें कंक्रीट और डांटों का प्रयोग देखने को मिलता है। कोलोजियम एक उदाहरण मिलता है। जबकि इस्लामी वास्तुकला में मस्जिद में एक खुला प्रांगण, सहन द्वार, जहाँ एक फव्वारा, जलाशय, ये सब देखने को मिलता है। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद और एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय स्वरूप देखने को मिलते हैं। नखलिस्तानों ने मरुस्थलीय महलों का निर्माण रोमन और ससानी वास्तुशिल्प की तर्ज पर किया गया था। अब्बासियों द्वारा समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक शहरी शहर का निर्माण किया गया था। मीनार नए धर्म के अस्तित्व के रूप में थी। मैप क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो मैप कुछ दिए गए हैं। दिए गए मानचित्र में
इस तरह से मैप आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इन स्थानों को भरने के लिए दिया जा सकता है। आप अपनी बुक के मैप को देख कर के इस मैप को भर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी करा लीजिए ब्लैंक करके, मार्केट से वर्ल्ड मैप ले लीजिए, उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य चीज़ें भरी जा सकती हैं: रोम, सिसिली, दमिश्क, कुस्तुनतुनिया, नेपल्स, ट्यूनीशिया, त्रिपोलितानिया, कैम्पेनिया। ये आपके एग्ज़ाम में मैप में भरने के लिए आ सकता है। ये एक और मैप है जो कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। एडेसा, बगदाद, मदीना, मक्का और इराक, ये आपको एग्ज़ाम में भरने को कहा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं मैप में। चलिए, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं। और मैं एक बार फिर से सुभाष शर्मा जी का, जो लेक्चरर हिस्ट्री हैं RPVV गौतमपुरी स्कूल में, मैं एक बार फिर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये नोट्स उपलब्ध कराए। धन्यवाद।